नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश में क्या अपराध और अपराधी अब भी बुलंद हैं या उत्तर प्रदेश यूपी पुलिस अपनी खुद की सुरक्षा नहीं कर पा रही है। उस पर आज हम दृष्टिपात डालेंगे, उस पर नज़र डालेंगे और इंडियन सोसाइटी के तहत इस क्राइम न्यूज को हम एनालिसिस करने वाले हैं। बात करेंगे सरजू एक्सप्रेस कांड को, या इसी को हम अयोध्या ट्रेन कांड के नाम से भी जान सकते हैं या इसको इस तरह से पहचान सकते हैं। उत्तर प्रदेश में महिला आरक्षी के साथ बर्बरता करने वालों के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस ने क्या किया, इसको भी जानेंगे। और चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में ऐसा क्या उनके मोबाइल में पहुंचा जिसके बाद उन्होंने स्वतः संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस को इस मामले की जांच करने का आदेश दिया। सारी चीज़ें हम जानेंगे, सारी बात को हम जानेंगे कि क्या हुआ था पूरा मामला यूँ था कि एक महिला अपनी ड्यूटी करने के लिए एक ट्रेन में चढ़ती है। उस ट्रेन का नाम था सरजू एक्सप्रेस ट्रेन, जो आपका अयोध्या से चलती हुई आपकी निकलती है। उस ट्रेन में एक महिला कांस्टेबल जो चढ़ती है वो अपनी सीट पर जाकर बैठी रहती है और उस सीट पर एक और व्यक्ति आकर बैठने की कोशिश करता है। जब उस सीट पर वो बैठने की कोशिश करता है तो महिला आरक्षी के द्वारा उसको मना किया जाता है कि आप इस सीट पर ना बैठें, और इस प्रकार से उन दोनों के बीच में कुछ बहस हो जाती है। और बहस होने के बाद महिला आरक्षी अपने आपा खोते हुए, या महिला आरक्षी के साथ उसने अभद्रता की होगी तो उसने उसको एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। यानी कि उस व्यक्ति को, महिला आरक्षी ने, जो पुलिस की सिपाही थी उत्तर प्रदेश पुलिस की, जब उसको लगा कि उसके मान सम्मान को कहीं ठेस पहुंचाया जा रहा है तो उस महिला आरक्षी ने, उस महिला सिपाही ने उस व्यक्ति को एक तमाचा जड़ दिया। या और भी कुछ बातें हुई होंगी जो वहाँ के लोग प्रत्यक्षदर्शी होंगे उनके अनुसार। तो वहाँ पर लोग बैठे हुए थे, लगातार ट्रेन चलती हुई जा रही थी और लोग उतरते हुए जा रहे थे, चढ़ते हुए जा रहे थे। और फिर जब ट्रेन रुकती है तो महिला अपने गंतव्य स्थल से कहीं आगे चली गई थी। तो महिला को अपनी ड्यूटी देनी थी, तो महिला क्या करती है कि उसने वहाँ पर उतरने के बजाय वो अपनी सीट पर बनी रहती है, सोई रहती है, बैठी रहती है और वो उसे उसके वापस जाने का इंतज़ार करती है। जब वो इंतज़ार करती है और ट्रेन जब वापस चलती है तो एक स्टेशन पर 2 से 3 लोग ट्रेन में चढ़ते हैं। बताया जा रहा है कि 3 लोग उस ट्रेन में चढ़ते हैं। जब 3 लोग ट्रेन में चढ़ते हैं तो वो उस महिला के साथ अंधेरे का फ़ायदा उठाकर उस महिला के साथ मारपीट करते हैं और उसके बाद उसके चेहरे पर धारदार हथियार से चोट करते हैं, उसके चेहरे को बुरी तरह से खराब करते हैं, उसके कपड़ों को फाड़ते हैं, जो उसने अपनी वर्दी पहनी हुई थी उन कपड़ों को फाड़ते हैं और उसके बाद उसके साथ अभद्रता भी करते हैं। हालांकि पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया गया है कि उसके साथ किसी भी प्रकार का यौन उत्पीड़न नहीं किया गया था, उसके साथ मारपीट की गई थी। इस प्रकार से उस महिला को मारपीट करने के बाद सारे के सारे अपराधी वहाँ से निकल जाते हैं। और फिर उसके बाद ट्रेन चलती रहती है तो ट्रेन में लोग अपना चढ़ते उतरते रहते हैं। फिर मामला होता है यूँ कि उस ट्रेन में एक व्यक्ति और चढ़ता है, क्योंकि सुबह का टाइम था या अंधेरा था। उस ट्रेन में जब चढ़ते हैं तो वहाँ पे अंधेरा था, फिर भी जब किसी व्यक्ति को लगता है कि यहाँ पर कोई बैठा है या यहाँ पे सोया हुआ है या कोई यहाँ पे उसको निगेटिव एनर्जी महसूस होती है तो वो क्या करता है, वहाँ पे थोड़ी सी तलाश करता है। तो उसको एक सीट के नीचे महिला आरक्षी वहाँ पर छिपी हुई नज़र आ रही थी। शायद वो चोट से घायल अपनी अंतिम सांसों को गिन रही थी। और फिर उसके बाद वो प्रशासन को संपर्क करता है और उस महिला को ट्रेन से उतारा जाता है, ले जाया जाता है। और जहाँ पर पहली प्राथमिक दृष्टि में बताया जा रहा है कि डॉक्टर ने उसे रेफ़र कर दिया क्योंकि उसकी हालत ज़्यादा नाजुक थी। फिर उसके बाद होता क्या है कि महिला जाती है, मतलब महिला को प्रशासन ले जाता है अस्पताल और उसकी दवाइयाँ चलती रहती है और सारे सीसीटीवी फुटेज और जो भी चीज़ें थी, वहाँ के मोबाइल नेटवर्क, जो भी वहाँ पे उस टाइम पर मोबाइल नेटवर्क थे, सबकी जांच की जा रही थी कि कोई ऐसा आपराधिक व्यक्ति हो जो पहचान में आ जाए या ये मामला किस प्रकार से आगे बढ़ा है, इसकी जानकारी निकाली जाए कि महिला आरक्षी के साथ हुआ क्या था, क्या घटना घटी थी कि इस प्रकार की बर्बरता इस महिला आरक्षी के साथ की गई थी। फिर उसके बाद पुलिस इन सारी चीज़ों को निकाल रही थी, लगातार कुछ लोगों के चेहरे तलाश रही थी जो भी उसमें
संदिग्ध लग रहे थे उनकी एक लिस्ट बना रही थी और फिर उसके बाद महिला के पास जाते हैं और उसको दिखाते हैं। तो उसमें से एक व्यक्ति को उसमें से पहचान लेती है कांस्टेबल महिला और बताती है कि यही सबसे आगे था जो इस कांड में सबसे ज़्यादा आगे था। और उसके बाद उसकी तलाश में उत्तर प्रदेश पुलिस चली जाती है। लेकिन उससे पहले कुछ एक और घटना सामने आती है जो आपको मजबूर कर देगी कि हमारी न्याय प्रणाली भी कभी कभी काम करना शुरू कर देती है बिना किसी के दबाव में। सरजू एक्सप्रेस ट्रेन में महिला कांस्टेबल के साथ हुए जुल्म का मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंच चुका था। मामले का स्वतः संज्ञान लेकर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने रात के 8 बजे, जो रविवार था, रात के 8 बजे इसकी सुनवाई की और अगले दिन सुबह सोमवार को भी 12 बजे चीफ जस्टिस की कोर्ट में इसकी सुनवाई होनी थी। और साथ ही साथ वकीलों की हड़ताल की वजह से भी सुनवाई जो थी संभव नहीं हो पाई थी। और जानकारी के मुताबिक ड्यूटी पर तैनात महिला कांस्टेबल जो गंभीर रूप से घायल अवस्था में पाई गई थी, इस बीच महिला कांस्टेबल की मेडिकल रिपोर्ट भी सामने आ गई थी। लेकिन मेडिकल रिपोर्ट बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि महिला जो थी वो जिस प्रकार से वो घायल थी उसके वीडियो को किसी ने बनाया था, मतलब यानी कि वो घायल अवस्था का वीडियो बनाया गया था और किसी ना किसी तरीके से तो वो चीफ जस्टिस के पास पहुंच गया था। जो सरजू एक्सप्रेस वे वुमेन्स कांस्टेबल के साथ बर्बरता हुई थी वो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के पहुंच गई थी उत्तर प्रदेश। और बताया जा रहा है कि ये जो वीडियो वायरल हुआ था कहीं ना कहीं इसमें अपोजिशन जो था योगी आदित्यनाथ के प्रशासन व्यवस्था को कहीं ना कहीं अंगूठा दिखाने के लिए ऐसा कर रहा था। लेकिन कभी कभी राजनीतिक चीज़ें भी अच्छे काम कर जाती हैं। और इस बीच जब चीफ जस्टिस के पास ये मामला पहुंचता है तो वो लगातार इसकी सुनवाई करने के लिए आदेश देते हैं और साथ ही साथ इस पर प्रशासन को स्वतः मेडिकल रिपोर्ट के लिए, यानी कि मेडिकल जांच के लिए उसके साथ क्या दरिंदगी की गई है, उसके साथ बलात्कार हुआ है या किस प्रकार की घटना हुई, इसकी भी आदेश वहां से दी जाती है और लगातार इसकी सुनवाई करने के लिए काम किया जाता है। हड़तालें चल रही थी, सुनवाई नहीं हो पा रही थी, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट में क्या सामने आई थी उसकी अगर हम बात करेंगे तो इस मामले में एसपी जीआरपी लखनऊ पूजा यादव ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मीडिया द्वारा महिला पुलिसकर्मी के साथ यौन शोषण अथवा दुष्कर्म की खबर जो चलाई जा रही थी यह पूरी तरह से गलत है। महिला कांस्टेबल के साथ किसी प्रकार का यौन शोषण नहीं किया गया है। 30 अगस्त की रात जो पूरी घटनाक्रम हुई थी उस घटनाक्रम के बाद इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास एक जनहित याचिका जाती है। ऐसा भी बताया जा रहा है कि उनके पास एक पत्र गया था जिसके माध्यम से उन्होंने इस मामले पर कार्रवाई की या इस मामले को प्रशासन के नज़र में लाया। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि इस महिला का वीडियो बनाकर वायरल किया गया था और चीफ जस्टिस के मोबाइल फ़ोन में भी ये पहुंच गया था और जिसके बाद इन्होंने ये मामला किया था। उसके बाद जो घटनाक्रम हुआ आपको जानना चाहिए कि उन अपराधियों के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस ने क्या किया। आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि उसमें एक चेहरा पहचान लिया गया था और वो चेहरा किसका था ये भी आपको जानना चाहिएगा। वो मुख्य अपराधी का चेहरा था और मुख्य अपराधी का इनकाउंटर कर दिया गया था। महिला कांस्टेबल पर हमले के जो आरोपी थे, मुख्य आरोपी अनीस जो था उसका इनकाउंटर किया गया, उसका नाम अनीस था। आइए जानते हैं पूरा घटनाक्रम। उत्तर प्रदेश में 30 अगस्त की रात्रि सरजू एक्सप्रेस ट्रेन में जो महिला के साथ घटना हुई उसके बाद यूपी एटीएस और यूपी पुलिस दोनों मिलकर अनीस खान की अयोध्या पुलिस के साथ संयुक्त टीम के साथ मुठभेड़ में उसकी मौत हो जाती है। बताया जाता है कि वो भाग रहा था और एक खेत में छिप जाता है। जैसे कि पुरानी कहानियाँ होती हैं जो हर बार की एक स्टोरी होती है, ऐसा कई जगहों पर मिला कि वो एक खेत में गन्ने की खेत के आड़ में छिप जाता है, कई राउंड वो फायरिंग भी करता है और उसके बाद ये सारी चीज़ें होती हैं। बताया जा रहा है कि जो मुख्य आरोपी के रूप में चिन्हित किया गया अनीस खान जो हैदरगंज थाना क्षेत्र का ही निवासी है, गोली चलाते हुए वहाँ से भाग निकला और एसटीएफ और अयोध्या पुलिस ने इसका पीछा किया। पूरा कलंदर थाना क्षेत्र के छितरिया गांव के पास गन्ने के खेत के किनारे एक बाग के पास मुड़ते हुए यह मोटरसाइकिल छोड़कर भागने लगा और इसी बीच इसकी ओर से चलाई गई गोली के जवाब में पुलिस की टीम ने भी फायरिंग की जिसमें वह बुरी तरह घायल हो गया और इसके बाद इसे जिला अस्पताल लाया गया जहां डॉक्टरों ने इसे मृत घोषित कर दिया गया। यानी कि जो योगी आदित्यनाथ की पुलिस है ऑन द स्पॉट फैसला करने वाली बन चुकी है, इनकाउंटर में माहिर हो चुके हैं और उसी इनकाउंटर का यहाँ पर भी एक नज़ारा देखने को मिला।
अयोध्या पुलिस के मुताबिक अनीस खान और उसके एक साथी के ऊपर जीआरपी में कई मुकदमे दर्ज हैं। अनीस खान ट्रेन में छिनैती और लूटपाट की घटनाओं को अंजाम देता था। इसके बारे में जीआरपी समेत अलग अलग थानों में कई मुकदमे दर्ज थे और एक मुकदमा ये भी बताया जा रहा है कि स्थानीय निवासी दिवाकर पांडे ने बताया कि हम सवेरे मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे। रास्ते में देखा कुछ पुलिस वाले यहाँ खड़े थे, रोक रहे थे। इतने में कुछ और लोग इकट्ठा हो गए। तब पता चला कि जो महिला हेड कांस्टेबल का मामला था, इस मामले में यहाँ पर इनकाउंटर हुआ था। तो ये सारे घटनाक्रम थे। अगर हम इसमें धाराओं की बात करेंगे, कौन कौन सी धाराएं किस प्रकार से दर्ज की गई थी, तो अयोध्या के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजकरण नैयर ने बताया था कि 30 अगस्त को महिला हेड कांस्टेबल पर जो हमला हुआ था, जिसमें धारा 332, 307, 354 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। बाद में इसमें 394 की भी प्रगति की गई थी और इसी मामले में एसटीएफ के साथ जिला पुलिस की कई सूचना साझा हो रही थी। मैनुअल और तकनीकी सूचना के आधार पर विक्टिम से फ़ोटो की पहचान कराई गई थी, जिसको अयोध्या पुलिस के साथ सूचना साझा की गई थी। और इसी क्रम में शुक्रवार को अयोध्या पुलिस और एसटीएफ की टीम ने थाना क्षेत्र इनायत नगर में एक जगह पर दबिश देकर गिरफ्तारी का प्रयास किया था। राजकरण नैयर ने यह भी बताया कि आरोपी की ओर से पुलिस टीम पर फायरिंग की गई और इसके बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया गया जो घायल हैं। एक अभियुक्त मौके पर फायरिंग करता हुआ भाग गया था। इसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया और मुख्य आरोपी को थाना पूरा कलंदर क्षेत्र में दोबारा पुलिस की ओर से चिन्हित किया गया और आत्मसमर्पण के लिए कहा गया, लेकिन उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। इसके जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाई, जिसमें वो मौत को प्राप्त हुआ, यानी कि उसकी मृत्यु हो गई, इनकाउंटर कर दिया गया। तो ये था पूरा मामला। अगर इसके कंक्लूजन पर हम जाएं, इसके निष्कर्ष पर निकले तो क्लियर है भाई कि देश में या दुनिया में कहीं भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। चाहे वो सामान्य महिला हो, मैंने पहले भी बताया कि चाहे वो वर्दी में महिला हो, उसके साथ अगर दरिंदगी होनी है, उसके साथ अभद्रता होनी है, उसके साथ बदतमीजी होनी है, उसके साथ अगर मारपीट होनी है, तो किसी भी पोजीशन पर हो उसके साथ हो जाती है। हालांकि ऐसी घटनाएं सबके साथ होती रहती हैं, लेकिन खासकर महिला संरक्षण की जब बात की जाए, महिला सुरक्षा की बात की जाए, तो ये सारी चीज़ें हमारे इंडियन सोसाइटी को कहीं ना कहीं एक तरह से तार तार करती हुई नज़र आती है। और लगातार ऐसे मामले उत्तर प्रदेश ही नहीं हर जगह पर निकल कर आते हैं। अभी हमने बिहार की कल ही एक न्यूज़ एनालिसिस किया था, उसकी रिपोर्ट को हमने देखा था, जिसमें एक महिला 1500 रुपये के लिए और कुछ रुपयों के लिए उसके साथ किस प्रकार से उसको नंगा करके पीटा जाता है, ऐसा महिला का आरोप था। जबकि पुलिस ने इन सारे आरोपों को खारिज किया था उसमें बिहार वाले में, कि महिला के साथ जो पटना का मामला था, पटना बिहार का मामला था, पुलिस कह रही है कि ऐसा कुछ मामला था नहीं, पैसों का मामला था, मारपीट का मामला था, लेकिन महिला के द्वारा आरोप लगाया गया था कि उसे नंगा करके पीटा गया, उसके ऊपर पेशाब कर दिया गया। तो ये सारी चीज़ें जांच की विषय है, पर सब मिला जुलाकर महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है। अगर महिलाओं के साथ ऐसा उत्पीड़न होता रहेगा तो भले ही महिला झूठ बोल रही हो कि उसको नंगा करके, क्या करे, जब लाचार हो जाएगी तो झूठ का भी केस हो लादने की कोशिश करेगी, अपने संरक्षण के लिए झूठ का भी सहारा लेना पड़े। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अब आप बताइए क्या लगता है। मेरी समझ से अगर महिला को लगता है कि वो उस व्यक्ति से सुरक्षित नहीं है, तो जितने भी मुकदमे हो उतने लाद देने चाहिए, अगर आदमी सही नहीं है तो इस प्रकार से यही चीज़ें यहाँ पर निकल के आई। लेकिन अगर आप प्रशासनिक अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारे इमोशन हो सकते हैं कि महिला किसी भी प्रकार की बात कर दे, लेकिन अगर प्रशासनिक अधिकारी की बात करें तो वहाँ पर स्वविवेक के साथ साथ एक कानूनी पहलू होता है और उस दृष्टि में कानूनी पहलू के तरह ही जांच करेगा और उसको सजा देगा। खैर, यहाँ पर अगर हम देखें तो महिला आरक्षी के साथ इंसाफ करने की कोशिश की गई है, लेकिन महिला आरक्षी उसके जो जख्म है, उसके जो दिल के अंदर जख्म है, उसको जिस तरीके से मारा पीटा गया था, जो अब उसके जीवन भर उसके शरीर पर उसके निशान पड़े रहेंगे, उन जख्मों को मिटाया नहीं जा सकता है। भले ही उस अपराधी को इनकाउंटर के जरिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने मार गिराया हो और अनीस और उसके साथी जो थे उन सबको मार गिराया गया है, और कहीं ना कहीं ये एक तरह से राहत की बात मान सकते हैं। लेकिन महिला संरक्षण की दृष्टि से महिलाओं की सुरक्षा के लिए चीज़ें ये सब सही नहीं है। और क्या किया जाए, सिर्फ एक ही काम किया जा सकता है कि हमारे समाज के लोगों को जागरूक किया जा सकता है। हमारे जो बच्चे हैं उनको महिलाओं की इज्जत करने के लिए जागरूक किया जा सकता है कि महिलाओं की आप इज्जत करिए, उनका सम्मान करिए। अगर आप दूसरों का सम्मान करेंगे, आप दूसरे परिवार की महिलाओं का सम्मान करेंगे, तो आपके परिवार की भी महिलाओं का सम्मान लोगों द्वारा किया जाएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस न्यूज़ के बारे में आपके क्या विचार हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिससे कि हमें भी ये जानकारी हो सके कि आप क्या सोचते हैं। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।